साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है यूपी की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव तैयारियों को लेकर बीजेपी यूपी में पीएम मोदी की 3 बड़ी रैलियां कराएगी। बता दें कि पीएम मोदी फरवरी से चुनावी रैलियों का आगाज करेंगे। पीएम मोदी पहले चरण में यूपी में 3 रैलियां करेंगे। सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में पीएम की रैली होनी है। अवध क्षेत्र और कानपुर क्षेत्र में पीएम की रैली होगी। साथ ही काशी, गोरखपुर, पश्चिम क्षेत्र में भी पीएम की रैली होगी, जबकि ब्रज क्षेत्र की रैली अलीगढ़ में कराने की तैयारी है। इसके अलावा योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। वाराणसी के ज्ञानवापी केस में आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। वहीं आज सर्वे की स्टडी रिपोर्ट सार्वजनिक को लेकर फैसला आ सकता है। कोर्ट में बुधवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। दरअसल एएसआई ने जिला कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर 4 हफ्ते का समय और मांगा था। वहीं अब इस मामले में आज करीब दोपहर 2 बजे फैसला आ सकता है। 500 साल के बाद गोरखपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के आंदोलन को दिशा दी। इस भाग्य और सौभाग्य ही कहेंगे कि रामलला ने खुद सीएम योगी को चुना है और 25 मार्च 2020 को सीएम ने योगी ने अपनी गोद में लेकर श्री रामलला को टेंट से निकालकर अस्थायी टेंट में बिठाया था। 500 वर्ष लंबे संघर्ष के बाद भगवान श्री राम अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। इसके पीछे हम इसके इतिहास को देखते हैं तो अहम भूमिका गोरक्षपीठ गोरखनाथ की भी रही है, जहाँ के पूर्ववर्ती आचार्यों ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया। चाहे वो गौ आंदोलन रहा हो, चाहे वो राम जन्मभूमि आंदोलन रहा हो, चाहे वो अस्पृश्यता का आंदोलन रहा हो, हमेशा से गोरक्षपीठ इस पर आगे बढ़ करके और एक साहसिक कार्य करने के लिए हमेशा अग्रसर रहा है। चाहे वो पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज रहे हों, चाहे ब्रह्मलीन पूज्य महंत अभयनाथ जी महाराज रहे हों, और अभी वर्तमान परंपरा के उस समस्त परंपराओं के प्रवाहक माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, जो स्वप्न पूर्ववर्ती आचार्यों ने देखा था, उस स्वप्न को साकार करने का श्रेय और सौभाग्य दोनों पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज को प्राप्त हो रहा है। राम जन्मभूमि आंदोलन पर गोरक्षपीठ का जो योगदान रहा है उसे इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। ये पीठ हमेशा राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए संघर्षरत रही। ये चौथी पीढ़ी है योगी आदित्यनाथ जी की, जो इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं, उस रामकाज से जुड़े रहे हैं। मुझे याद है मैंने अयोध्या कवरेज की है, और योगी जी के जो गुरु थे महंत अभयनाथ जी, वो राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी थे, सर्वे सर्वा थे। उनके बिना कोई काम नहीं चल सकता था, वो अगुवा थे इस सारे आंदोलन के। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी ने कमान संभाली, उनका भी काफ़ी योगदान रहा। और स्थिति ये रही, ये सौभाग्य कुछ लोगों को मिलता है, बिरलों को मिलता है, कि जब भगवान रामलला जो हैं जब टेंट से बाहर आ रहे थे, तब यदि किसी की गोद में गए रामलला, तो वो योगी आदित्यनाथ जी की गोद में रामलला को वो लेके गोद में आए थे। अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस भव्य आयोजन के सम्मान में पूरी दुनिया में राम भक्त 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या आने को आतुर हैं। वहीं प्रयागराज की राम भक्त अनामिका ने आकाश में 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्काई डाइविंग करते हुए भगवान श्री राम का ध्वज लहराया। वहीं अनामिका शर्मा ने भगवान श्री राम का ध्वज लहराकर देश में सबसे अधिक ऊंचाई पर ध्वज फहराने का कीर्तिमान भी बनाया है। देखिए, बहुत ही गर्व की विषय है, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि पूरे देश के लिए और पूरे राष्ट्र के लिए बहुत ही गर्व की विषय है। और ख़ास करके युवा इसमें आ रहा है, और इसको हम लोगों ने इस तरह से कॉन्सेप्ट इसका बनाया था कि रामायण और राम जी की कहानी त्रेता युग की है, जिसमें कि भगवान श्री हनुमान जी का नाम आता है, भगवान श्री राम का नाम आता है, पुष्पक विमान का नाम आता है, महर्षि भरद्वाज जी का नाम आता है, गिद्धराज जटायु का नाम आता है। इन सबको अगर हम लोग एक साथ अगर कड़ियों से कड़ियों अगर हम लोग जोड़ना शुरू करें
तो ये हमें लगेगा कि पुष्पक विमान से भगवान श्री राम अपने घर आए थे, अयोध्या आए थे त्रेता युग में, और आज 22 तारीख को पुनः भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि पुष्पक रूपी विमान से भगवान श्री राम का ध्वज को आसमान में लहराकर अपना आदर भगवान राम के प्रति व्यक्त किया जाए, और इसके लिए मैंने अपनी बेटी को ट्रेंड किया और उसने इसको अंजाम दिया। तो इसके सबसे बड़े इंस्पिरेशन हनुमान जी थे और मेरे पिताजी स्वयं थे, क्योंकि मैं एक प्रयागराज की निवासी हूँ और महर्षि भारद्वाज जी का यहाँ पे आश्रम है और उनको पुष्पक विमान का आविष्कारक माना जाता है। और भगवान श्री राम के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी भी उड़ के लाए थे और उन्होंने अपनी भक्ति हर तरीके से राम जी को दिखाई थी। तो मुझे लगा ये सब कंसेप्ट मिला के कलयुग का भी एक भक्त उनका ध्वजा लेके स्काई डाइविंग कर सकता है। ये मेरा तरीका था भगवान को अपना आदर सम्मान दिखाने का, और 22 तारीख को जो भव्य स्वागत हो रहा है राम भगवान का, उसमें अपना योगदान देने का। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए था कि फ्लैग्स में कोई रॉड या रिंग्स नहीं थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर मेरे हाथ पे दे रहा था। जैसे आप वीडियो में भी देख सकते हैं, पूरी बॉडी, गाल, स्किन, पूरा सब कुछ हिलता है, क्योंकि हम बहुत स्पीड से गिर रहे होते हैं। 220-230 किलोमीटर पर आवर की हमारी स्पीड होती है। तो वो चैलेंज था एक, लेकिन मन में विश्वास था और भक्ति थी तो हो गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनामिका शर्मा प्रयागराज से स्काई डाइविंग जुड़ चुकी है। अनामिका से हम जानना चाहेंगे कि राम भक्त तो लगातार है, लेकिन 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्काई डाइविंग करते हुए भगवान श्री राम का ध्वज फहराया, तो क्या कुछ उनकी जो भक्ति है वो प्रकट करना चाहती हैं इसके जरिए? जी जरूर। हेलो, जैसा कि हम जानना चाहेंगे कि 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्काई डाइविंग करके आपने भगवान श्री राम का ध्वज लहराया, तो क्या कुछ भक्ति प्रदर्शित करना चाहती है जनता के सामने? मैं बस चाहती थी कि जो 22 तारीख को आयोजन हो रहा है इतना भव्य हमारे देश में और स्पेशली यूपी में, तो मैं अपना एक कोई भी कंट्रीब्यूशन देना चाहती थी अपनी ओर से, जो भी मैं समाज को दे सकूं, राम भगवान को दे सकूं और पूरे देश को दे सकूं, और साथ ही साथ यूथ को एक अच्छा मैसेज जाए स्पोर्ट्स को लेके, अपने धर्म को लेके। तो यही मेरा कॉन्सेप्ट था, यही मैं चाहती थी। जी अनामिका, जैसा कि आपने देश में सबसे अधिक ऊंचाई पर ध्वज फहराने का कीर्तिमान भी बनाया है, तो कैसा प्रतीत हो रहा है ये कीर्तिमान हासिल करके? मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमेशा मुझे लगता है कि हम जितना भी ऊंचाई पे जाते हैं भगवान के आशीर्वाद से जाते हैं जी। और जब मैंने उनका ध्वज फहराया तो मुझे बहुत ही गर्व महसूस हुआ कि मैं कुछ दे पाई भगवान को वापस, जो कि उनके आशीर्वाद की वजह से ही क्योंकि मैं वहां तक पहुंची हूँ। तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी। जैसे कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के दिन नजदीक आ रहे हैं, हर तरफ उत्साह देखने को मिल रहा है, तो इसके बाद भी आपका कोई प्लान है क्या भगवान राम के लिए अपनी भक्ति प्रदर्शित करने का? जी जरूर, ये तो पूरी जिंदगी चलता ही रहेगा। मैं वैसे भी एक सनातनी हूँ और काफी बड़ी भक्त हूँ भगवान श्री राम की जी। तो जो भी मौका मिलेगा, जब भी मुझे मौका मिलेगा और अपने देश में मिला, तो मैं ये जरूर फिर से करना चाहूंगी और बड़े पैमाने पे करना चाहूंगी जी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंदौली के पीडीडीयू नगर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने शिरकत की, जहां केंद्रीय मंत्री ने करोड़ों के विकास कार्यों का शिलान्यास किया और उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित बनाना है और इस यात्रा का उद्देश्य समाज, गांव के आखिरी व्यक्ति को जागरूक करना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो 15 नवंबर से चल रही है, वो भारत के 2,40,000 से भी अधिक गाँवों में जाने के लक्ष्य चल रही है। लगभग देश की जो सूचनाएं हैं कि लगभग 47 दिन की यात्रा में देश के 75 से 80% गाँव में यात्रा जा चुकी है। 25 जनवरी तक इसे और 26 जनवरी तक इसकी पूर्णता है। इसका उद्देश्य नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। इसके लिए गाँव के अंदर, कस्बों के अंदर, नगरों के अंदर, वार्डों के अंदर, मजरों के अंदर हमें जन जागरूकता पैदा करना है और जन सुविधाओं के, जन कल्याण की योजनाओं को 100% सेचुरेट करना है। उस लक्ष्य पर हम काम कर रहे हैं। आज इस चंदौली के हमारे 734 गाँव में 480 गाँव में अब तक यात्रा जा चुकी है
और आपने देखा होगा भी जो मैंने बताया विवरण कि बहुत से लोक कल्याण की कल्याणकारी योजनाओं पर 100% पूर्ति हो चुकी है और जहां नहीं है वहां 80, 85, 90% उसे 100% पूरा करना है। तो यही इस यात्रा का उद्देश्य है कि भारत को एक सामर्थ्यवान विकसित राष्ट्र बनाना है। मौसम के बदलाव के साथ ही हमारे शरीर में भी कई बदलाव आने लगते हैं। ठंड के दिनों में जहां एक और फ्लू और सीजनल बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ता है, वहीं जानकारों के अनुसार सर्दी के मौसम में दिल की बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है। आंकड़े बताते हैं कि ठंड में हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ते हैं। दरअसल सर्दियों में ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर बढ़ने पर दिल की बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ता है, जिससे ठंड में हार्ट अटैक के मामलों में तेजी आने लगती है। बिल्कुल सच बात है कि ठंड में हार्ट अटैक ज़्यादा होता है। इसका मुख्य कारण कई है। पहले तो वो मरीज़ जिनको पहले से हार्ट की समस्या है, उनका ब्लड प्रेशर, शुगर ये सब ठंड में काफ़ी वेरी करता है। उनकी शरीर की रिक्वायरमेंट बदल जाती है। कई बार मरीज़ पहले से जो दवा खा रहा होता है वो दवा अब पूर्ण नहीं पड़ती है। तो ऐसे मरीज़ जब इस बात को जान नहीं पाते हैं तो उनकी हार्ट की समस्याएं बढ़ने लगती है, तो इसलिए उन्हें हार्ट अटैक होता है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, ठंड में बहुत क्लासिकल सिम्टम्स नहीं आते। जैसे कि आप पहले पढ़ते थे कि छाती दर्द होगी, खूब आप और हॉस्पिटल पहुंच जाइए। आज के दिन में खासकर शुगर वाले व्यक्तियों में एटिपिकल सिम्टम्स भी मिलते हैं, यानी कि जबड़े में पेन, पेट में दर्द, शोल्डर्स में दर्द। तो इन सब सिम्टम्स को भी खास तौर पे ख्याल रखना है। औरैया के शिकोहाबाद से फतेहपुर शव लेकर जा रही एम्बुलेंस डिवाइडर से टकरा कर पलट गई और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एम्बुलेंस चालक के इलाज के दौरान मौत हो गई है। साथ ही डॉक्टरों ने गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस में 6 लोग सवार थे, जिनका इलाज जारी है। आज दिनांक 4/1/2024 को लगभग 5:30 बजे एक व्यक्ति जो शिकोहाबाद में ईंट भट्टे पर काम करते थे, पूर्व बीमारी के कारण उनका निधन हो गया था। वो मूल रूप से फतेहपुर के रहने वाले थे। उनके परिजन एम्बुलेंस से फतेहपुर वाया औरैया होते हुए जा रहे थे। चालक को नींद आने की वजह से हाईवे पर करमपुर के पास एम्बुलेंस पलट गया। एम्बुलेंस में कुल 6 लोग सवार थे, जिन्हों सूचना पर तत्काल औरैया पुलिस मौके पर पहुंची, जिसमें सभी लोगों को बाहर निकाला गया। इसमें 3 व्यक्तियों को अधिक चोटें आई थी। उन्हें तत्काल जिला संयुक्त चिकित्सालय इलाज के लिए भेजा गया। जी, हम लोग ईंट भट्टे पे काम करते हैं। कहाँ पर? ये बटेश्वर रोड में। और क्या कहते हैं, वो हमारे साथ में जो एक आदमी काम करता था, उसको रात में अचानक पेट में दर्द हुआ। हम लोगों ने शुकाबाद हॉस्पिटल में एडमिट किया, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद एम्बुलेंस करी, शुकाबाद से एम्बुलेंस करके डेड बॉडी लेके फतेहपुर के लिए जा रहे थे। रास्ते में औरैया के पास एम्बुलेंस डिवाइडर में टकराने से पलट गई। ड्राइवर चालक की मौत हो गई। घायल अवस्था के एक भाई आए हैं, एक मृतक अवस्था में है, क्या मामला है पूरा? 3 लोग आए थे जो कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में आए थे, जिसमें भोला, कमला और राजकुमार। जिसमें भोला और कमला फतेहपुर के निवासी थे, राजकुमार आगरा के निवासी थे। तीनों लोग घायल अवस्था में यहाँ पे आए हुए थे, जिसमें से भोला और कमला को गंभीर चोटों के कारण उनको रेफर कर दिया गया हैलट के लिए, कानपुर के लिए। और राजकुमार के चोट ज़्यादा अधिक लगने के कारण उनकी यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हुए उनकी मृत्यु हो गई और उसकी पुलिस को सूचना दे दी गई है, ताकि उनके परिजनों को बता के आगे कार्रवाई की। कासगंज जनपद की कोतवाली सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र के गांव नगला नरपत में ग्रामीणों के 2 गुटों में मामूली बात को लेकर जमकर फायरिंग हो गई, जहां फायरिंग की सूचना मिलने पर पहुंचे थाना प्रभारी को फायरिंग से गंभीर रूप से घायल हो गए और जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से इंस्पेक्टर हरिभान सिंह राठौर को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। फिलहाल गाँव में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है और पुलिस के अधिकारी मामले की जांच करने में लगे हुए हैं। आज 3 जनवरी 2024 को थाना सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्रांतर्गत ग्राम नगला नरथर से एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें ये बताया गया था कि गांव के ही 2 पक्ष
जिसमें कि एक पक्ष प्रमोद यादव, दूसरा पक्ष ऋषिपाल यादव का है। इनमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की भैंसें खोल लिए जाने तथा उसे बंधक बना लिए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक सिकंदरपुर वैश्य हरिभान राठौड़ तत्काल मैं फोर्स के रवाना हुए। यहाँ पर मौके पर जैसे ही वो पहुँचे हैं, इन दोनों पक्ष के आपसी विवाद के चलते एक पक्ष द्वारा फायरिंग कर दी गई, जिसमें कि हरिभान राठौड़ के बाएं तरफ के कॉलर बोन में एक आग्नेय शस्त्र से घायल हो जाने की सूचना मिली। गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में पीठ में चाकू घोंपकर एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई और घटना के बाद आरोपी बुजुर्ग के शव को कमरे में खाट पर छोड़कर फरार हो गए। जहां शव को देखकर परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वारदात के खुलासे के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। मैं पेशाब करने आई थी 5:30 बजे, तो बाहर से गेट बंद था। मैंने गेट खोला तो मैं अंदर गई, देखा ये उल्टे पड़े थे। तो मैंने इनको आवाज़ मारी 2 बार। मैंने दूध करा तो ये नहीं बोले। फिर मैंने इनको पलटा तो ये इनका मैंने मतलब बिल्कुल हाथ पे ठंडे पड़े थे। तब मैं चिल्ला के मैंने आगे हल्ला मचाया, तब मौके से ने शाम लगभग 6 बजे खोड़ा पुलिस को एक व्यक्ति की हत्या किए जाने की सूचना प्राप्त होती है। तत्काल खोड़ा पुलिस मौके पर पहुंचती है। तो घटना इस प्रकार है कि खोड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले नेहरू गार्डन चौकी क्षेत्र में एक व्यक्ति जिनकी पहचान दिनेश मिश्रा के रूप में हुई है, उनकी उम्र लगभग 55 साल है और जो आसपास के लोगों से पूछताछ में पता चला है कि ये शराब पीने के काफी आदी थे और साथ ही साथ इनके परिवार में सिर्फ ये अकेले यहाँ पे रहते थे किराए के एक कमरे में। यहाँ पे ये मृत पाए गए हैं। इनके पीठ पर एक चाकू का वार पाया गया है। इनके शव का पंचायतनामा करते हुए आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन में जुड़ चुके हैं प्रवीण। तो प्रवीण, जानना चाहेंगे कि आखिर चाकू घोंपकर बुजुर्ग की हत्या की गई है, किस वजह से ये हत्या की गई है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए स्वप्निल, आपको बता दूं, जिस समय ये घटना हुई है उसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों में हड़कंप मच गया कि आखिर एक बंद कमरे में जो व्यक्ति रह रहा है काफी समय से, उसके ऊपर चाकू से पीछे वार किया गया, जिसमें लगभग 1 वार किया गया, जिससे कि जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उसकी वहां पर मौत हो गई है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने पूरे बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को, जिसके तहरीर के हिसाब से जो पीड़ित की बहन है उनके हिसाब से जब उन्होंने नाम लिया है, उनको हिरासत में ले लिया है। हालांकि पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। जो आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी भी जांच हो रही है। फिलहाल पुलिस का साफ तौर पर यही कहना है कि जो संदिग्ध जिसको हिरासत में लिया है, कहीं ना कहीं उसी व्यक्ति के ऊपर पूरे आसार जताए जा रहे हैं कि उसी व्यक्ति ने हो सकता है कि हत्या की हो। लेकिन ये अभी कहने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ने जो चाकू है, आला कत्ल चाकू जो है, उसको बरामद कर लिया है। उसमें जो खून के निशान है उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। लेकिन फिलहाल अभी ये सस्पेंस बना हुआ है। फिलहाल जब तक आरोपी कबूलेगा नहीं कि आखिर हत्या उसी ने की है कि कोई अन्य व्यक्ति है, पुलिस पूरे मामले में लगातार जांच करने में जुटी हुई है। जी स्वप्निल, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें